गुड मॉर्निंग। हम आज का द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, एट 15th ईस्ट एशिया समिट जयशंकर ब्रिंग्स अप टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी अगेन। तो हम इस न्यूज़ में यूएन क्लॉज के बारे में पढ़ लेंगे। पहले हम ये देख लेंगे क्या मैसेज दिया गया है इसमें। इन अ क्लियर सिग्नल टू इंडिया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिस्टर एस जयशंकर ऑन सैटरडे emphasized the importance of adhering to international law, respecting territorial integrity and sovereignty and promoting a rules-based global order। तो यही बोला उन्होंने वहाँ पर कि हमें सारी कंट्रीज़ की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। इससे पहले इन्होंने ये इंडो यूएस की जो 2+2 मीटिंग हुई थी वहाँ पर भी यही बात बोली थी। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि सारे कंट्रीज़ को यूएन क्लॉज के साथ फुली कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो हम पहले पढ़ लेते हैं यूएन क्लॉज है क्या। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ये 1982 में बना था। इसे लॉ ऑफ द सी भी कहते हैं। ये मराइन एरिया को 5 मेनली जोन्स में डिवाइड करता है। वो 5 मेन जोन्स हैं, इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल सी, कंटिग्यूस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और हाई सीज। तो यूएन क्लॉज एक ही ऐसा इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कि ये बताता है कि कौन से कंट्री का कितना जुरिस्डिक्शन है मैरीटाइम स्पेसेस में। ये किसी तरीके से एक उसको लीगल स्टेटस भी देता है कि किसका कितना मैरीटाइम जोन्स में है। इंटरनल वाटर क्या है, ईच कोस्टल स्टेट हैज़ फुल सॉवरेनिटी ओवर इट्स इंटरनल वाटर एज लाइक इट्स लैंड टेरिटरी। एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनल वाटर इंक्लूड्स बेस, पोर्ट्स। उसकी उतनी ही इंटरनल वाटर में बिल्कुल उसी का एरिया माना जाएगा जैसे कि उसका लैंड टेरिटरी है, वैसे ही मानी जाएगी। किसी का कोई भी राइट नहीं होता उस पर, सिर्फ उसी कंट्री का राइट होता है जिसके वो इंटरनल वाटर्स होते हैं। और यहाँ तक कि इंटरनल वाटर्स में कोई इनोसेंट पैसेज का भी अलाउड नहीं होता। इनोसेंट पैसेज क्या होता है, मतलब बस कोई आपका यूज़ करना चाह रहा है, वो किसी भी तरीके से आपके लिए खतरा नहीं, पीस और सिक्योरिटी के लिए, तो वो भी नेशन चाहे तो सस्पेंड कर सकता है। तो ये सबसे पहले हो गए इंटरनल वाटर्स। और इंटरनल वाटर्स में इनोसेंट पैसेज भी अलाउड नहीं है। स्टेट के लिए ये वैसी टेरिटरी होती है जैसे कोई इसकी लैंड टेरिटरी हो। फिर दूसरा आता है टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है। इसमें कोस्टल स्टेट्स की सॉवरेनिटी और ज्यूरिसडिक्शन तो होता है। दीज राइट्स एक्सटेंड, और इसमें सिर्फ सरफेस तक ही ये नहीं होता है, सी बेड, सबसॉइल और यहाँ तक कि इवन एयर स्पेस भी होता है। मतलब उस एरिया के ऊपर कोई आपका ऐसे एयर व्हीकल भी उड़ के नहीं जा सकती, एरियल व्हीकल भी नहीं जा सकती। बट द कोस्टल स्टेट्स राइट्स आर लिमिटेड बाय द इनोसेंट पैसेज थ्रू द टेरिटोरियल सी। पर टेरिटोरियल सी में इनोसेंट पैसेज अलाउड है। तो ये है कि इंटरनल वाटर्स में नहीं अलाउड है पर टेरिटोरियल सी में अलाउड है। अब थर्ड पे चलते हैं हम, कंटिग्यूस जोन। कंटिग्यूस जोन कहाँ तक होता है, ये 24 नॉटिकल माइल्स तक होता है फ्रॉम इट्स बेस लाइन। टेरिटोरियल सी से अलग बिल्कुल, कंटिग्यूस जोन ओनली गिव्स ज्यूरिसडिक्शन टू अ स्टेट ऑन द ओशन सरफेस एंड फ्लोर। तो इसमें स्टेट का ज्यूरिसडिक्शन बस सरफेस और फ्लोर तक ही रहता है, एयर और स्पेस राइट्स में नहीं जाता। एयर स्पेस चाहे ऊपर एरियल व्हीकल कोई चाहे तो जा सकता है। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ईच कोस्टल स्टेट में क्लेम एन EEZ बियॉन्ड एंड एडजेसेंट टू इट्स टेरिटोरियल सी दैट extend seaward up to 200 nautical miles from its baselines। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 nautical miles तक होता है फ्रॉम इट्स बेसलाइन। अब EEZ के अंदर कोस्टल स्टेट के पास क्या क्या वो होते हैं, सॉवरेन राइट्स होता है कि वो जो भी चाहे वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, लिविंग और नॉन लिविंग कुछ भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, वो उनका मन है। और वो कोई भी वहाँ से एनर्जी निकाल सकते हैं, वाटर से, करंट से, विंड से। Unlike the territorial sea and contiguous zone, the EEZ only allows for the above mentioned resource rights। तो EEZ में बस ये जो ऊपर मैंने आपको बताया ना, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज है, वाटर करंट से एनर्जी बना सकते हैं बस। इसके अलावा वो ये नहीं कर सकते हैं कि किसी को नेविगेट ना करने दें, ओवर फ्लाइट ना होने दें, ये सब हो सकता है वहाँ पे। इट डज नॉट गिव अ कोस्टल स्टेट द राइट टू प्रोहिबिट और लिमिट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवर फ्लाइट सब्जेक्ट टू वेरी लिमिटेड एक्सेप्शंस। तो ये आपको पता चल गया होगा इंटरनल वाटर्स में क्या अंतर है, टेरिटोरियल जोन में, कंटिग्यूस जोन में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद बाकी सारा होता है तो हाई सीज होता है, उस पर सबका उतना ही राइट होता है, किसी के पास भी हो, इंडिया का भी उतना ही राइट होगा, चाइना का भी उतना ही राइट होगा। तो हाई सीज में सबके उतना ही राइट होता है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। आज न्यूज़पेपर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी नहीं, इसलिए मैंने सोचा यूएन क्लॉज पढ़ा देती हूँ। अब हम नेक्स्ट न्यूज़, इस पेज पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर इंडिया अमंग 6 कंट्रीज़ विद हाईएस्ट टैली ऑफ इन्फेंट्स हु डिडंट गेट मीजल्स वैक्सीन रिपोर्ट। तो अब ये रिपोर्ट निकली है, तो उसमें क्या है, इंडिया 6 कंट्रीज़ में है जो कि विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ इन्फेंट्स हु हैड नॉट रिसीव द वैक्सीन अगेंस्ट मीजल्स। तो अभी क्या हुआ है कि अभी कोविड-19 आ गया, तो सारे नेसेसरी एफर्ट्स कोविड-19 की वैक्सीनेशन बनाने में और उसको मिनिमाइज़ करने में लग गए। तो जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो उसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें आ सकती है उस बारे में। तो इंडिया 6 कंट्रीज़ में आता है जिनके यहाँ हाईएस्ट नंबर ऑफ इन्फेंट्स है जिनको वैक्सीन नहीं मिली है मीजल्स की। ये कंटेजियस वायरल डिजीज़ 2019 के बाद सर्ज हुई है, बढ़ी है, और इसका हाईएस्ट नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस आ गए पिछले 23 सालों में। इस बार हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस है। ये लास्ट ईयर रिपोर्ट थी
किसने निकाली थी रिपोर्ट? WHO और US सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। Total of 1.2 million children did not receive the first dose of measles containing vaccine in 2019 in India. तो जो मीजल कंटेनिंग वैक्सीन की पहली डोज है वो 1.2 मिलियन चिल्ड्रन को नहीं मिली है 2019 में, अकाउंटिंग फॉर नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल अलॉन्ग विद द रिमेनिंग 5 कंट्रीज़। अब इसके अलावा और 5 कंट्रीज़ कौन है जिसके साथ ये इंडिया को ग्रुप किया गया? एक नाइजीरिया, वहाँ पे 3.3 मिलियन को नहीं मिली, इथोपिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, पाकिस्तान और फिलीपींस। तो हम इन कंट्रीज़ के साथ आ गए जिनको मीजल्स की वैक्सीन नहीं मिल पा रही, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग हों। The report titled Progress Towards Regional Measles Elimination Worldwide 2000 to 2019 states that cases across the world increased to 8,69,770 in 2019, the highest number reported since 1996. तो अब यहाँ पर बोला गया है ऑल द रिपोर्टेड केसेस ऑफ मीजल्स आर लोअर इन 2020 नेसेसरी एफर्ट्स टू कंट्रोल कोविड-19 हेल्थ हैव रिजल्टेड इन डिस्ट्रप्शंस इन वैक्सीन एंड क्रिपल्ड एफर्ट्स टू प्रिवेंट एंड मिनिमाइज मीजल्स आउटब्रेक। तो जो भी हमारे पास नेसेसरी एफर्ट्स थे हमने उसको कोविड-19 को रोकने में लगा दिया। तो जो नॉर्मल हमारी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता है और उसमें जो वैक्सीन देते हैं हम वो भी नहीं दे पा रहे, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शंस आ गया। As for November, more than 94 million people were at risk of missing vaccines due to paused measles campaigns in 26 countries. तो 26 कंट्रीज़ में मीजल्स वैक्सीन जो कैंपेन है उसको रोक दिया गया है, इसके कारण 94 मिलियन पीपल को वैक्सीन नहीं मिल पाई है। मैनी ऑफ दीज कंट्रीज आर एक्सपीरियंसेस ऑन गोइंग आउटब्रेक्स। यहाँ पे मेनली ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे कोविड-19 का आउटब्रेक है, इसलिए मीजल्स की वैक्सीन नहीं दी जा पा रही है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ने अपने कैंपेन शुरू कर दिए हैं, उसमें से ये 8 कंट्रीज़ हैं। Of countries with postponed planned 2020 campaigns, only 8 Brazil, Central African Republic, Democratic Republic of Congo, Ethiopia, Nepal, Nigeria, Philippines and Somalia resumed their efforts after initial delays. तो इन लोगों ने स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पे सबरीमाला के बारे में, तो सबरीमाला के बारे में हम पढ़ लेते हैं। Located in the forest of the Western Ghats in Kerala's Pathanamthitta district, the hill shrine is dedicated to Lord Ayyappa and is managed by the Travancore Devaswam board. तो ये कहाँ पे कौन से गॉड को डेडिकेटेड है? लॉर्ड अयप्पा को डेडिकेटेड है। तो सबरीमाला टेम्पल प्रोहिबिट करता था जो भी विमेन है 10 से 50 एज की उनको श्राइन में नहीं एंटर देना करता था। इनका क्या मानना था कि लॉर्ड अयप्पा एक नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं और यंग वुमेन को अलाउ करने से जो आइडल्स की सेलिब्रेशन और ऑस्टेरिटी है वो हर्ट होती है। तो 4:1 का जजमेंट था और इस केस का नाम है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था, हैज़ अलाउड ऑल वुमेन ऑफ ऑल एज टू वर्शिप इन सबरीमाला टेम्पल। तो ये सबरीमाला के रिलेटेड इशू था। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे है ये एक लंदन इंटरबैंक एक्सचेंज ऑफर्ड रेट होता है, तो अब इसको हटाया जा रहा है क्योंकि इसमें देखा गया था कि कुछ इसमें मैनिपुलेशंस किए जाते हैं। तो जो हमारा मिबॉर है वो भी इससे रिलेटेड था। तो अब आरबीआई का कहना है कि हमें कोई नया रेट लाना पड़ेगा ये इंटरबैंक जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर क्या न्यूज़ है? In India, MIFOR with LIBOR as a component is a key benchmark used in interest rate swap markets. An alternate benchmark based on global will need to be developed in place of the MIFOR. The Reserve Bank of India is going ahead with its plan to work out a new benchmark to replace Mumbai Interbank Forward outright rate. तो अब हम मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट जो कि मिफॉर होता है, जो कि लिंक होता है कि एक कंपोनेंट से लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट से, ग्लोबल बेंचमार्क फॉर बोरोइंग्स इज एक्सपेक्टेड टू सीज आफ्टर एंड 2021। तो ये लिबॉर तो बंद हो रहा है, तो इंडियाज एक्सपोजर इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग्स, बॉन्ड्स, FCNR डिपॉजिट्स एंड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स थ्रू लिबॉर इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड $331 बिलियन। तो जो ट्रांजेक्शन होता है हमारे लिबॉर के अंडर वो $331 बिलियन का होता है। तो अब लिबॉर का सेसेशन हो रहा है एंड ऑल्टरनेट टू मिफॉर विल ऑल्सो नीड टू बी डेवलप। तो आरबीआई का कहना है कि मिफॉर को भी ऑल्टरनेट डेवलप करना पड़ेगा। द सेंट्रल बैंक से इन 2012 द मोस्ट वाइडली यूज्ड ग्लोबल फाइनेंशियल बेंचमार्क लिबॉर, तो 2012 में पता चला था ये जो लिबॉर है जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल बेंचमार्क के लिए, वॉज फाउंड टू हैव बीन मैनिपुलेटेड बाय इंडिविजुअल्स एट वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कि ये मैनिपुलेट किया जाता था इंडिविजुअल्स के द्वारा एट वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्रिएटिंग शॉक वेव्स इन द फाइनेंशियल सिस्टम। इन इंडिया में मिफॉर यूज़ करते हैं which has LIBOR has one of its component, जो कि LIBOR का component यूज़ करता है, is a key benchmark used in the interest rate swap markets। तो जो भी interest rate swap होता है वो इसी रेट पर होता है। An alternate benchmark based on global ARRs, alternate reference rates will need to be developed in place of the MIFOR। तो RBI का कहना है कि हमें कोई ग्लोबल ARR के बेसिस पे उसको बेंचमार्क मार के हमें कोई नया रेट बनाना पड़ेगा क्योंकि LIBOR तो अब सीज हो रहा है। आई होप ये न्यूज़ आपको समझ आ गई होगी। और ये नेक्स्ट न्यूज़ है कि हमारी फॉरेक्स रिजर्व सबसे ज़्यादा हाई है इस बार, वो कितने? $568.494 बिलियन इस वीक में। अब एक्सप्रेस इन डॉलर टर्म्स, अब फॉरेन करेंसी एसेट्स इंक्लूड क्या क्या करता है? इंक्लूड द एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन ऑफ नॉन US यूनिट्स लाइक द
यूरो, पाउंड एंड येन हेल्ड इन द फॉरेक्स रिजर्व। तो ये एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन भी काउंट करता है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए थे तो हम बस फैक्ट्स पढ़ लेते, बाकी हमें ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लेंसेट की साइकेट्री स्टडी पब्लिश लास्ट वीक फाउंड दैट 18.1% कोविड पेशेंट्स हैड अ साइकेट्रिक प्रॉब्लम विद इन 14 to 90 डेज ऑफ इन्फेक्शन। तो लेंसेट की एक साइकेट्री स्टडी निकली, उसमें पता चला है कि जिनको भी कोविड होता है उसमें 18.1% लोग ऐसे होते हैं जिनको 14 से लेकर 19 डेज के अंदर अंदर कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी बात क्या पता चली, जो 100 ईयर्स अगो स्पेनिश फ्लू हुआ था जिसने 50 मिलियन लोगों को ग्लोबली मार दिया था, उससे भी ब्रेन के पार्ट में कुछ इफेक्ट पड़ता था, स्पेशली द पॉन्स, बेजल गैंग्लिया, मिड ब्रेन एंड क्रेनियल नर्व। उन जब जो भी लोग स्पेनिश फ्लू से मरते थे, जब उनकी ऑटोप्सी होती थी तो पता चलता था कि इनके अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया है। और उसमें से कुछ पेशेंट थे जिनको पार्किंसंस डिजीज़ के भी फंक्शंस दिखे थे, सिम्टम्स दिखे थे। तो ये कुछ ऐसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी होता है। अब यहाँ पे 3 हार्मोन की बात आई है, सेरोटोनिन और डोपामिन, ये तो फील गुड हार्मोन्स होते हैं, और एक ग्लूटामोट होता है जो कि की टू लर्निंग एंड मेमोरी होता है। लेकिन अभी माना जा रहा है कि जिनको कोविड हो जाता है उनके अंदर ग्लूटामेट की कमी हो जाती है और वो उतना अच्छे से याद नहीं रख पा रहे हैं चीज़ें, तो थोड़ा मेमोरी लॉस, डिमेंशिया, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। अब यहाँ पे कुछ डेटा है कि इंडिया में मेंटल हेल्थ को कितना सीरियस लिया जाता है, उसके लिए कितने स्टेप्स लिए गए। तो नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग 14% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन रिक्वायर एक्टिव मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन। जो 14% इंडिया के लोग हैं उनको बहुत जल्दी मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन की ज़रूरत है, पर हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है। वाइल इंडिया नीड्स 1 साइकेट्रिस्ट पर 1 लाख पॉपुलेशन, हमें एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है 1 लाख लोगों के ऊपर। लेकिन MHS के सर्वे से पता चला है कि केरला को छोड़ के बाकी स्टेट्स में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की जा रही। मध्य प्रदेश में तो 0.05 साइकेट्रिस्ट है पर लाख पॉपुलेशन, केरला में 1.12 है। तो हमारे पास इतने कम स्पेशलिस्ट हैं हेल्थ ह्यूमन रिसोर्सेज को डील करने के लिए, इसलिए हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ के को डील करने के लिए बहुत ज़्यादा बैरियर्स हैं। तो इसके लिए हमें अपने रिसोर्सेज बढ़ाने चाहिए, तभी हम मेंटल हेल्थ से डील कर पाएंगे। अब हम आर्टिकल कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं था। यहाँ पे टाइफून वैमको किल्स 53 फिलीपींस, तो फिर से फिलीपींस में नया आ गया है टाइफून, ये है वैमको। Vietnam was bracing for Typhoon Vemco to make landfall in the country's central coast early on Sunday, as the toll in the Philippines rose to 53 from that country's deadliest storm this year। तो अभी ये माना जा रहा है कि अभी इसने फिलीपींस को हिट किया, अभी वैमको को हिट करेगा। अब ये नेक्स्ट न्यूज़ है, तो बस इसमें ये इंटरनल पॉलिटिक्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, इथोपिया की, बस आपको ये याद रखना है टिग्रे रीजन कभी आएगी, कहाँ पर है, तो इथोपिया में। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।